अभी देश में एक तरह से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के मामले में देश कहा जा रहा है, हालांकि सरकार इसमें अपनी एक अलग थ्योरी दे रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि आम आदमी से त्रस्त है। नमस्कार, मैं हूं कौशल अली और आप देख रहे हैं YES24 न्यूज़। जैसे कि अभी जीडीपी की जो बात चल रही है, जीडीपी कहाँ गिरी है, कितनी गिरी है और कहाँ तक जा रही है, ये चूँकि देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है, लेकिन आम आदमी इसको समझ नहीं पाता है। वैसे आम आदमी ये समझ रहा है कि कोरोना में जो है कि लोगों की रोजी रोजगार सब कुछ बंद है, लेकिन जीडीपी क्या होता है इसको समझने के लिए हम या आप जल्दी समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्योंकि इन लोगों का काम ही होता है और पेशा ही होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को काउंट करना, गिनना और समझना और समझाना। आज मैं इन सब बातों पे एक ऐसे शख्स से बात करूंगा जो कि सिवान के चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनका नाम है शाह आलम साहब। हम जानेंगे कि जीएसटी से क्या प्रभावित हो रहा है देश, कितना प्रभावित हो रहा है आम आदमी, इन्हीं सब विषय में। सबसे पहले सर, मेरा चैनल पे स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इनवाइट करने के लिए आपके चैनल पे। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि अभी जीडीपी जो है कि एक कौतूहल का विषय बना हुआ है पूरे देश में। ये क्या होता है कि एक आम आदमी को इससे कितना मतलब प्रभावित होता है, इसके बारे में सर ज़रा बताइए आप। देखिए, कि कोई भी देश होता है अपना, उसमें रोज़गार हुआ या प्रोडक्शन हुआ, इन सब को मिला के एक देश का आकलन किया जाता है। उससे पता चलता है कि देश में कितना डेवलप कर रहा है। वही एक इंडेक्स है एक तरह का, जीडीपी। तो जीडीपी से यही हम समझते हैं कि देश हमारा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है पूरे साल में। ठीक है, तो वो एनुअली एक जीडीपी अपना आता है, क्वार्टरली आता है, मंथली आता है। तो इस बार हमारा क्वार्टर का रिपोर्ट आया हुआ है जो अप्रैल से जून का। तो अप्रैल से जून के क्वार्टर में ये देखा गया कि 23.9% माइनस में जीडीपी गया। उसका कारण भी है क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से पूरा देश 23 मार्च से पूरा लॉकडाउन था। तो करीबन 2 महीना तो पूरा लॉकडाउन था, उसके बाद धीरे धीरे कुछ खुलने लगा। तो ये पूरा क्वार्टर जो है एक तरह से कोरोना के वजह से मैक्सिमम इसमें जो है कोरोना का योगदान है माइनस में जाने का। हालांकि पहले से भी कुछ माइनस में चल रहा था जीडीपी, मतलब ग्रोथ जो रेशियो था वो थोड़ा स्लो था पिछले सालों के अपेक्षा। अच्छा सर, इससे आम आदमी कितना प्रभावित होगा, हम ये जानना चाहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर किसी भी, मान लीजिए 100 रुपये आप कमाते हैं और उसमें से अगर 25 रुपये माइनस हो जाए तो आपका बच गया 75। तो वो हर चीज़ पे लागू होगा। आपका एम्प्लॉयमेंट हुआ, आपका इनकम हुआ। मान लीजिए कि कोई कहीं नौकरी करते हैं, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए प्राइवेट स्कूल्स का। अभी प्राइवेट स्कूल्स में ये स्थिति है कि 6 महीने से वेतन नहीं मिला है टीचर्स को जी। तो इसी तरह से देख लीजिए जितने बेरोज़गार लोग हैं तो उनका तो कम से कम या तो कट, उनका सैलरी में से कट हो जाएगा कुछ। जैसे कि कुछ एम्प्लॉयर जो है ये कह रहे हैं कि 50% हम सैलरी दे पाएंगे। तो एक तो वो हो गया 50%, और कुछ एम्प्लॉयर ये कहता है कि हम सब लोगों को नहीं रख सकते, अभी 10 आदमी है तो 5 ही आदमी को हम रखेंगे, या फिर आधा आप सैलरी लो अभी। तो इस तरह से पूरे देश में असर तो पड़ेगा इसका, ये जो माइनस। जैसे कहा जाता है चाइना का सामान का हम लोग जो बहिष्कार कर रहे हैं, तो चाइना का ग्रोथ तो बढ़ रहा है, तो उसके बहिष्कार से हमारे देश पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में सर ज़रा बताइए। देखिए, अगर चाइना का हम बहिष्कार कर रहे हैं और साथ में अपने यहाँ कंट्री में इनोवेशन है और डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री डेवलप करे, तब तो इसका फ़ायदा है, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि आप सोच के देखिए, जो प्रोडक्ट हमको आज मान लीजिए 10 रुपये में मिल रहा था, अभी हम अपने कंट्री में प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वही चाइना का माल आप समझ लीजिए दूसरे कंट्री से घूम के फिर वापस इंडिया में आ जाएगा। जैसे आप हम कह रहे हैं कि मेड इन चाइना हम नहीं लेंगे, तो चाइना का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वियतनाम में है या किसी और कंट्री में है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारी कंट्रीज जहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप भी कर सकता है या एक रूट बना सकता है जहाँ से इंडिया में आ जाए। तो 10 रुपये का चीज़ हम 12 रुपये में खरीदेंगे, 15 रुपये में कर देंगे, अगर हम अपने यहाँ डेवलप नहीं कर पाएँ तो। जैसे मोदी जी कह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन सर आप लोगों को पता है कि कच्चा माल बहुत सारा ऐसा होता है जो कि चाइना से आता है। जब वो नहीं आएगा तो इसका असर कितना पड़ेगा देश के जीडीपी पे भी? ये तो कुछ दिनों का तो मतलब दिक्कत है ही। अगर मान लीजिए कि वो रॉ मटेरियल्स हमारे यहाँ नहीं आ पा रहा है, मतलब सिर्फ एक इकलौता ऑप्शन अगर चाइना है
और उससे सस्ता कहीं और से नहीं आ पा रहा है, हम अपने यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो इसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट आएगा अगर हम उस रॉ मटेरियल कहीं और किसी और माध्यम से प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छा सर, एक बात बताइए, और जैसे सरकार बार बार इस चीज़ को आकलन जो करती है कि हमारा जो ग्रोथ बढ़ना चाहिए देश में, जो प्रगति, जैसे पिछले अगर देखा जाए यूपीए सरकार के बनिस्बत, तो इस सरकार में और यूपीए सरकार में कितना गैप रहा है, खास करके देश के मतलब प्रगति के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में? अब आप छोटा सा एग्जांपल अगर 10 साल के ले लीजिए, जैसे सर लोग कहते हैं कि मतलब मनमोहन सिंह जी के वक्त में 7 पॉइंट समथिंग था हम लोग का ग्रोथ रेट, और अभी क्या हालात में, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। जी, जैसे आप अगर जीडीपी का ही ले लें एग्जांपल, तो 2010 में जीडीपी करीबन 10.5% 11% के आसपास था, और आज इस साल का मतलब 2018 या 19 का आपका जीडीपी था 8 पॉइंट समथिंग, तो उससे तो जीडीपी कुछ माइनस में ही जा रहा है। अगर वो देखा जाए तो मनमोहन सिंह का जो देश चलाने का तरीका था वो अच्छा साबित हो रहा है, क्योंकि जब हमारा रिज़ल्ट अगर नहीं आ रहा है उस हिसाब से, हालांकि ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, ये जल्दीबाजी होगी कहना, क्योंकि अभी नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, फिर कोविड आ गया, तो इसको तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग टर्म में रिज़ल्ट फ्रूटफुल नहीं आ रहा है तो वही रीजन हम अच्छा कहेंगे। इस लॉस को फुलफिल करने में गवर्नमेंट कितना टाइम ले सकती है, क्या लग रहा है इसका मतलब, कोई एक उम्मीद बन रही है कि आने वाले वक्त में सही हो पाएगा? अब मान के चलिए अगर 2024 या 25 का हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो वो तो अभी संभव दिख नहीं रहा है, क्योंकि पहले अगर हमारा टारगेट था कि ग्रोथ जो हमारा हो 10% का, तो अब हमें 15% 14% ग्रोथ के साथ चलना होगा उसको अचीव करने के लिए, जो अभी के सिचुएशन के हिसाब से संभव तो नहीं लग रहा है। सर, सिवान के इंडस्ट्री वगैरह के लिए या व्यवसाय के लिए या यहाँ रोजगार के लिए, चूँकि आप लोग अकाउंटेंट हैं, देखते हैं सब चीज़ों को, आप लोग जज करते हैं, यहाँ के लिए क्या लगता है कि हम लोग के यहाँ जो मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं या जो व्यवसायी लोग हैं, इन लोगों के लिए क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, अपने यहाँ तो मान लीजिए छोटे ही उद्योग हैं, जैसे कि आप जिसे स्मॉल इंडस्ट्री कह सकते हैं या स्मॉल एंटरप्रेन्योर या ट्रेडर, उसी टाइप के लोग हैं यहाँ पे। तो उसके लिए सरकार अगर सपोर्ट कुछ करे, जैसे कर भी रही है सरकार, जैसे मुद्रा योजना है, PMEGP है, स्टैंड अप इंडिया है, गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो चल रही हैं, और तो उसमें अब स्किल डेवलपमेंट का भी गवर्नमेंट का जो प्रयास है ये चल रहा है, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है थोड़ा सा और आए। रिज़ल्ट कैसे आएगा? अगर हम कुछ पहचाने कि ये इंडस्ट्रीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं, और ख़ुद जाके मतलब गवर्नमेंट भी इसमें कुछ अपना एक्टिविटी दिखाए कि हम उस एंटरप्रेन्योर को चूज़ करेंगे, हम जाके उसको उठाएंगे कि तुम जाओ, तुम बैठो और ये काम कर सकते हो तुम, और तुम करो। जो स्किल डेवलपमेंट हम करा दे रहे हैं, ट्रेनिंग करा दे रहे हैं, लेकिन उस ट्रेनिंग से वो करेगा क्या? ट्रेनिंग कर लिया, उसके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास फंड्स नहीं है, अगर सब कुछ उसको अवेलेबल नहीं होगा तो कैसे ग्रो करेगा? मार्केट अगर अवेलेबल ना हो सब कुछ, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक तरह का एक क्रिएट करना पड़ेगा, एक वैक्यूम जिसमें सब कुछ हो। ये एक जैसे इनक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं, जिसमें एक आर्टिफिशियल वे में सब कुछ रखा जाता है। जी। तो उस तरह का गवर्नमेंट को भी कुछ एक इनक्यूबेशन सेंटर बनाना पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे राइस मिल है, फ्लोर मिल है, तो फ्लोर मिल को क्या चाहिए? तो रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो रॉ मटेरियल इधर से प्रोक्योर करना है, फिर उसको प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग ऐसे करना है, ताकि हम सिर्फ अपने ही स्टेट में ना, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ना, बल्कि इससे बाहर भी निकल जाएँ, एक्सपोर्ट करें। जी। और ये छोटे लेवल पे जब ये होने लगेगा तो पूरे देश में तरक्की होगी। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी सरकार बीच के जो लॉकडाउन पीरियड में था, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है सरकार, उसका असर अभी तक कहाँ पड़ा है? क्योंकि अब तो जो GDP है कि अब तो माइनस में चला जा रहा है, लेकिन उसका असर कहाँ पड़ा है, ज़रा इसके बारे में समझाइए लोगों को। देखिए, वो तो एक तरह से रिहेबिलिटेशन पैकेज था, मतलब कि जो लोग बहुत निचले स्तर से, वो GDP से रिलेशन नहीं है उसका, एक तरह से देखा जाए, क्योंकि उसमें कोई ऐसा नहीं था कि इंडस्ट्री के सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट दे रही है। जो 20,000 करोड़ की बात हो रही है, तो इंडस्ट्री के सपोर्ट के लिए तो नहीं दिया गया, गरीबों को राशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या कोविड सेंटर्स बनाने के लिए उस तरह का सपोर्ट दिया गया। तो वो अपने जगह सही था, और वो एक राहत पैकेज था, उसको GDP से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमें। ये थे शाह आलम साहब, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत बारीकी चीज़ों को इन्होंने बताया। उम्मीद है कि आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा, और आने वाले वक्त में देश के लिए भी एक नई प्रगति की रास्ता हमारे सामने मिलेगा। मैं अपने सहयोगी फिरोज आलम के साथ कौशर अली, सिवान से।